एबी न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश आज़ादी का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पे हम लोग कुछ ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने कुछ अलग हटके काम किया है। ये वो शख्स हैं जो जिनकी बदौलत हम लोग अपने घर में आराम से सोते हैं, देश पे कोई आंच नहीं आने देते हैं, और इन लोगों की वजह से ही सुकून की ज़िंदगी देश में जी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी डीआईजी हैं, लखनऊ सेंट्रल जोन में हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज़ पे। सबसे पहला सवाल सुनील जी कि अमूमन एक सवाल होता है लोगों के मन में कि एक सिविलियन और एक डिफेंस पर्सन्स है ना, इनको लेके बहुत सारा जो यूथ है उसके दिमाग में आता है कि यूथ बहुत सारे जो है वो डिफेंस में जाना चाह रहे हैं और हम लोग सारे लोग सिविलियंस हैं। तो इसके दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाना बहुत ही मतलब एक कठिन काम होता है। और आप लोग कैसे भरोसा जीतते हैं एक सिविलियंस का? सबसे पहले मैं आपका एवं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, यहाँ पुलिस वर्ड आता है बीच में। पुलिस का काम है कि फोर्स के साथ साथ पुलिसिंग का काम करना। पुलिसिंग मीन्स पुलिस और जनता के बीच तालमेल सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने ड्यूटी को निर्वहन को करना। उसी के तहत हम लोग कोई भी कार्य करते हैं कि जिसमें कि किसी सिविलियन को ज़्यादा नुकसान नहीं हो और उनके विश्वास को जीतते हुए हम कार्य करें। इसके लिए हम लोगों को जीरो पावर को यूज करते हुए हम लोग काम कार्य करते हैं इसमें, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले आप लोग ये बता दें हम एक और चीज़ कि सुनील कुमार पटना के ही रहने वाले हैं, मुसल्लपुर हाट में रहते हैं ये, और फिलहाल लखनऊ में हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार के रहने वाले एक शख्स वो उस इलाके में रहते हैं जहाँ अभी भी लाखों स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका आर्मी में उनका अपना कैरियर हो, उनका अपना एक सपना हो। और उस इलाके के रहने वाले सुनील कुमार आप लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। सुनील जी लगभग 28 साल से इस सेवा में हैं। 1994 में इन्होंने ज्वाइन किया था। कई सारे बड़े ऑपरेशंस इन्होंने अंजाम दिए हैं, उन सारे ऑपरेशंस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे अच्छी बात है कि इन्होंने अपने संस्मरण को किताबों में भी लिखा है, तो सुनील जी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप एक बिहारी हैं, आपने बिहार से जाके इतने बड़े पोजीशंस पे रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, तो एक बिहारी होने के नाते आप क्या फील करते हैं? मैं अपने आप को सबसे पहले गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और अपने बिहार के माटी में मेरा जन्म हुआ है। और इस बिहार की धरती में जो विशेषताएं हैं, मुझे लगता है कि और ने कहीं देखने को शायद ही मिलता होगा। नहीं, आप और सुनील जी ये भी हम ये भी सवाल करना चाह रहे हैं कि आप एक सीआरपीएफ में गए, तो आपका अपने लाइफ का ये मोटो आपके दिमाग में कैसे आया कि हम सीआरपीएफ में को क्यों ज्वाइन करें? हाँ, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने तो तैयारी की थी कहीं और की, लेकिन कहते हैं कि जिसका जहाँ दाना पानी लिखा है वहाँ जाता है। मेरी सिलेक्शन कई जगह हुई थी। लास्ट में मैं कभी दुविधा में पड़ गया कि मैं कहाँ जाऊँ। तो हमने अपने पिताजी के बाद मैं किसी को गुरु मानता था, वो थे आचार्य किशोर कुणाल जी, जो उस समय आईजी थे सीआईएसएफ में। उनके पास मैं गया, हनुमान मंदिर के संस्थापक भी हैं वो। उनसे मैंने बातें की तो उन्होंने यही पूछा कि आप की सोच क्या है, आप पैसा कमाना चाहते हैं या आप मान सम्मान? मैंने कहा सर मान सम्मान। तो उन्होंने कहा कि आप आंख बंद करके सीआरपीएफ को ऑप्ट कीजिए, और मैंने ऑप्ट किया। और सुनील, हम आपको बता दें कि सुनील कुमार जी देश के कई बड़े ऑपरेशंस के हिस्सा रहे हैं। इनके समय में ही गोधरा कांड हुआ था, जहां इन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स की कमांड संभाली थी उस इलाके में। इसके अलावा ये दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में, जहाँ की नक्सली प्रभावित इलाका रहा है, वहाँ भी इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। असम में रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर में उस बॉर्डर पे रहे हैं जहाँ हमेशा एक पाकिस्तान एक टेरर के रूप में इंडिया के सामने खड़ा रह रहा है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो गोधरा में थे, मतलब है ना, गोधरा एक अहमदाबाद में, मतलब है गोधरा कांड के वक्त में सूरत में, मतलब उस समय के एक ऐसा, हम ऑपरेशंस पे नहीं जाना चाहेंगे कि उसमें क्या सिचुएशंस थे, क्या थे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप सिविलियंस को कैसे उस वक्त में प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई।
मैं सबसे पहले मैं 1994 में एज असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग में ज्वाइन किया नीमच मध्य प्रदेश में। ट्रेनिंग समाप्ति के उपरांत मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई वो कश्मीर में हुई, श्रीनगर में। उस समय टेररिज्म जो था पीक पर था। उस समय हम लोगों ने काफ़ी ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस के दौरान हम लोगों ने काफ़ी हद तक टेररिज्म को नेस्तनाबूद, उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने और अशांति बहाल करने में अपनी अहम योगदान दिया है देश के लिए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग ऑन प्रमोशन डिप्टी कमांडेंट 100 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स अहमदाबाद में हुई। उस समय 2001 में विनाशकारी भूकंप आया था। उसके बाद 2002 में पोस्ट गोधरा राइट्स हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने अपने टीम के साथ मिलकर काफ़ी अच्छे कार्य किए। भूकंप के दौरान हम लोगों ने लगभग 74 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला। कुछ अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई उनके भी बॉडी को हम लोगों ने निकाला। उसके बाद जो गोधरा कांड हुआ था, हमने विलिंगली, मैंने अपने बॉस को कहा कि मुझे सूरत भेजिए। सूरत में मैं सभी इलाकों से मैं रूबरू था, तो मुझे वहाँ भेजा गया। और ईश्वर की कृपा से, पुलिस की सहयोग से, मदद से हम लोगों ने उस स्टेटस की सिचुएशन को 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने वहाँ कंट्रोल किया। इसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने काफ़ी सराहना की थी हम लोग के कार्य की। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं ऑन प्रमोशन जो है 2IC सेकंड इन कमांड बन के मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हुई, जहां हम लोगों के ऊपर काफ़ी 4-5 बार ऐसा हुआ नक्सली अटैक की कोशिश की गई, लेकिन ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने गुरु की कृपा से हम लोग उसमें सफलीभूत होकर बच के निकल गए। फिर ऑन प्रमोशन फिर मेरी पोस्टिंग कमांडेंट के बाद दंतेवाड़ा में हुई 195 बटालियन बारसूर में, जहां हम लोगों ने बहुत अच्छे, जब मैंने वहां ज्वाइन किया बारसूर में 195 बटालियन में, मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी स्कोप है कि यहाँ इसको टूरिस्ट सेंटर में बदलाव किया जाए। तो हमने लगातार डीएम को चिट्ठी लिखनी शुरू की। तो अंतर्गत्वा डीएम साहब ने मुझे 2 साल के बाद मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और पूछा आपका क्या इंटरेस्ट है यहाँ इसके बारे में। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि यहाँ अगर टूरिस्ट सेंटर बनता है तो जो वहाँ पे जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको काम मिलेगा और वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। वो नंबर 1। नंबर 2, जो नक्सली क्लचेस के अंदर जो स्टूडेंट्स यूथ हैं वो भी बाहर आएंगे निकल कर। तो उनको ये बातें अच्छा लगा। उन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि कमांडेंट साहब, मैं आपका जो विचार है वह मैं मुख्यमंत्री जी तक रखूँगा। और उन्होंने रखा। और 2012 जनवरी में जो मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे बारसूर महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आए, मिस्टर जयराम रमेश जी केंद्रीय मंत्री आए और बहुत सारे अधिकारी आए और बारसूर को पर्यटन नगरी के रूप में डिक्लेयर किया गया और तब से बारसूर महोत्सव वहाँ मनाया जाता है। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग, मेरे काम से प्रभावित होकर तत्कालीन डीजीपी सीआरपीएफ मिस्टर के विजय कुमार साहब ने मुझे माता वैष्णो देवी चरण नगरी कटरा में सेवा के मौका दिया। तो मैं वहाँ जून 2012 से जून 2016 तक मैंने वहाँ देश की सेवा के साथ साथ मानव सेवा का भी मैंने अपना करने में अपना अहम योगदान दिया। सुनील कुमार जी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अलावा देश के किस किस हिस्सों में इन्होंने काम किया और किस ढंग से इनके सामने चुनौतियां हैं जिसका इन्होंने सामना किया है। हम आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ का काम सिर्फ देश की सेवा ही नहीं है, सीआरपीएफ लोगों का भरोसा भी जीतती है। बिहार झारखंड में भी कई ऐसे कमांडेंट हैं जिससे मेरी बात हुई थी हाल फिलहाल में। कल भी एक हमारे यहाँ जमुई में कुछ जो सीआरपीएफ लोग थे उन्होंने एक समाज शिविर का आयोजन किया जिसमें से कुछ कंबल वगैरह दिए थे। तो हम बोले एक सोशल काउज आप लोग कैसे निभाते हैं, मतलब एक बड़ा सा मतलब इसको कैसे कहा जाए, मतलब लेकिन एक बड़ा सा अटपटा लगता है हम लोग को कि एक आप एक डिफेंस करते हैं, दूसरा वो काम जो कि समाज के दूसरे हिस्से का है ना, उसको भी बखूबी निभा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने देश की जनता के अंदर से ये एक भ्रम निकालना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ सिर्फ डंडा उठाना जानती है, नहीं। सीआरपीएफ डंडे के साथ साथ मरहम लगाना भी जानती है। जो सिविक एक्शन का आपने नाम लिया भारती जी, वो सिविक एक्शन इज द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ सीआरपीएफ, चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ सीआरपीएफ। सिविक एक्शन के तहत हम लोग राइट फ्रॉम 96 से जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग में हुई तब से हम लोग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते रहे आए हैं। टूर्नामेंट करते हैं हम लोगों के साथ, सिविल के साथ में, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट, कभी वॉलीबॉल, कभी फुटबॉल टूर्नामेंट, इस तरह। इवन हम लोग स्टडी टूर पे बच्चों को, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को उठा करके और देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। पार्लियामेंट का उनको भ्रमण कराते हैं, हर जगह का भ्रमण कराते हैं कि उनको जानकारी हो कि क्या है और वो देश की मुख्यधारा से जुड़ें
और जुड़ करके अपना मानसिक विकास करे और वो आगे बढ़े, देश के सर्वांगीण विकास में अपना अहम योगदान दे सके। बिल्कुल, सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार जी के पास एक लंबा अनुभव है और हम ये चाह रहे हैं कि ये यूथ को अपने अनुभव से कुछ शेयर करें कि युवाओं को जो यूथ में आर्मी में आना चाह रहे हैं, मतलब ठीक है ना, एक लाइफ का मोटो बना के आना चाह रहे हैं, उनके लिए इनकी तरफ से क्या मैसेज जा रहा है? मैं ये बताना चाहूँगा कि डिफेंस के अंदर आता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और भी है जो कुछ है। तो उसमें जो है दोनों का जो है अपना अलग अलग जो है डिफेंस और आर्मी में अंतर, ये डिफेंस और पैरामिलिट्री में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर अपना टारगेट फोकस करना चाहिए कि हमें करना क्या है। जहाँ तक देश की सेवा की बात होती है, देश की सेवा सिर्फ पुलिस में या फोर्स में आकर नहीं की जा सकती है। देश की सेवा मैं बताता हूँ, अगर हम अपने घर में भी हैं, अगर बिजली अगर फालतू जल रहा है उसको बंद कर दें, वो भी देश की सेवा है। सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी फालतू बर्बाद हो रहा है उसको बंद कर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। रोड चलते किसी का एक्सीडेंट होता है उसको उठा के हम हॉस्पिटल पहुँचा दें, यह भी देश सेवा है। इस तरह कितने भी देश सेवा, किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है उसको हम बचाएं, उसको ले आकर के हम अगर हॉस्पिटल पहुँचा दें, यह भी देश सेवा है। तो देश सेवा और मानव सेवा में अंतर ये होता है कि हम ये मानव सेवा भी है और देश सेवा भी है। तो अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। आपको अभी से जो आपको अपने जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं नज़दीकी सेंटर पे जाएं, उनसे पूछें कि क्या क्या करना होता है, उसका एक खाका तैयार करके उस लाइन पे अभी से चलना शुरू करें, तो आप अपने आप उस चीज़ को पालेंगे। और मैं जहाँ तक आपने कहा यूथ को कुछ अपने तरफ से मैसेज देने की बात, जी, तो यूथ के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यूथ नहीं सबके लिए, कि हम लोग अपने संस्कार से दूर होते चले जा रहे हैं। आज की शिक्षा तो बुनियादी शिक्षा नहीं रह गई है। आज की शिक्षा कैसे कोई हम नौकरी पालें, कैसे हम पैसा कमा लें, लेकिन जो संस्कारी जो शिक्षा थी जो पहले होती थी, उसमें हम कहेंगे कि इसमें बदलाव ना निकल सकता है, ताकि इसको हम स्कूल बच्चों को अभी से हम मोटिवेट कर पाएँ। और जहाँ तक रही बात, मैं बताना चाहूँ यूथ को कि सबसे पहले आप अपने माता पिता, गुरु और अपने पूर्वजों को जब सोने जाते हैं या उठते हैं सुबह में, उसके पहले उनका प्रतिबिंब अपने आँख के सामने करें, उनको चरण स्पर्श करें, उनको सबसे पहले धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से आज हम स्वस्थ, सुरक्षित, खुशहाल हैं। आज कल भी आने वाला हर एक पल आप मेरे लिए सुखी रखिए, ये सबसे पहले करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, जो आपने देखा हो, गुरु शिष्य परंपरा की खत्म हो चुका है। पहले जो था, पहले आपने भी पढ़ते हो, हम लोग पढ़ते थे, हम लोग से देखा हमने, उसको जरूर स्टार्ट करने की जरूरत है। उसके सबसे पहले टीचर्स को भी चाहिए कि हम यूथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अपना बेटा समझें, अपना भाई समझें, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए अपने टीचर को अपने पिता माता के तुल्य समझें, और उनकी जो भी बातें होती हैं उनको सुने और उसको आत्मसात करें और उसके पथ पर हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, सुनील कुमार जी का कहना है कि अगर हम अपने में संस्कार को आत्मसात करते हैं तो देश का भी विकास होगा, देश सही दिशा पे चलेगा। और एक्चुअली में सही में देश सेवा यही है कि हम अपने संस्कारों में जिए, अपने संस्कारों के तहत अपने माता पिता की सेवा करें, अपने समाज में जो मुसीबत में लोग हैं उन लोगों की मदद करें और उन लोगों का साथ दें जो समय समय पे कहीं किसी मुसीबत में है। और ऐसा करते हैं तो देश सेवा है। आर्मी में जाना भी एक देश सेवा है, लेकिन उससे बड़ी देश सेवा है कि हम लोग ज़मीन पे इन लोगों की मदद करें। सुनील कुमार जी के बारे में एक और बात बता दें कि ये वैष्णो देवी के में काफ़ी साल तक अप्सरा पोस्टेड है वहाँ पे, मेरे हिसाब से। मैं जून 2012 से जून 2016 तक माता वैष्णो देवी में रहा, और जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई तो हमने अपने अंदर एक ही बात को आत्मसात किया कि हम देश की सेवा तो देश के किसी भाग में रह के कर सकते हैं, लेकिन वैष्णो देवी में या अन्य रिलीजियस प्लेसेस जैसे अयोध्या जी हो गए, मथुरा हो गए, काशी हो गए और अन्य जगहों पे जहाँ जहाँ हमारी फोर्सेस हैं, वहाँ पे हमको मानव सेवा करने का भी मौका मिलता है। तो हमने वही अपने सोचा था कि जहाँ हम आए हैं तो हमारे सामने जो भी आएगा, कोई भी आए, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत के हों, उनको हम बुलाएंगे, 2 गिलास पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, उनको दर्शन कराएंगे। कोई भी व्यक्ति आता है अपनी खर्च से आता है, अपनी परेशानी को झेलते हुए आता है, और उसको जो अच्छी माँ का दर्शन दीदार हो जाए तो उसका पुण्य का फल हमें भी मिलता है, हमारे साथ साथ हमारे आने वाले जनरेशन को मिलता है। ये मेरी सोच है। नहीं, बिल्कुल इसी के तहत तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पे एक शख्स को हार्ट अटैक आया था, जहाँ पे एक जवान ने
उनको पंप दे के बचाया था। शायद ऐसी बेसिक ट्रेनिंग आप लोग को दी जाती है जी, जी। जिसके बस उस जवान की जान बच गई, उस मिडिल शख्स की जान बची थी। वहाँ के बारे में एक और बताना चाहूँगा आपको मैं। जी, जी। वैष्णो देवी में जब मैं था तो मैंने देखा कि फर्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर में काफ़ी डेथ केसेस हार्ट अटैक की वजह से हुए थे। तो हमने अपने डॉक्टर को बुलाया कि इसको रोकने का क्या, रोकथाम का क्या उपाय है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें 2 मेडिसिन आता है, इकोस्प्रिन, एक आता है सॉर्बिट्रेट। ये खरीद लीजिए सर, आप खरीद करके अपने हर जवानों को दे दीजिए, कम से कम 4-4 5-5 टैबलेट दोनों की दे दीजिए सबको, और रखिए कि दे दीजिए। साथ में डॉक्टर साहब ने उनको ब्रीफ किया कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई देखते अनकॉन्शियस हो रहा है तो उनसे पूछो उनका बीपी का स्टेटस क्या है, हाई है या लो है। लो है तो देने की जरूरत नहीं है, अगर हाई रहता है तो उनको दे देंगे दवा, तो कहीं डेथ नहीं होगा और उसको हम इवैक्यूएट करके तुरंत हॉस्पिटल ला करके सेव कर सकते हैं। तो एज ए हमने वही काम शुरू किया, और मेरे 4 साल के दौरान पहला 3 महीना काट हटाने के बाद लगभग पौने 4 साल में हार्डली 7 या 8 डेथ केसेस हुए होंगे हार्ट अटैक के। बाकी ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने उसको कंट्रोल करने में सफलता पाई। अपने विवेक से हम लोगों ने काम लिया, हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने काफ़ी मदद की, बिछड़ों को मिलाया हम लोगों ने। वहाँ कई लोग बिछड़ जाते थे, हमारे पास आता था फ़ोन, हम लोग उनको यूथ वॉर फुट लेवल पे अपना अभियान चला करके उनको ढूंढ करके उनके अपने परिजनों को हम सुपुर्द कर देते थे। ये हम लोगों ने अपने वहाँ कार्य किए हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने और बताना चाहूँगा कि माता के दरबार में हम लोगों ने माँ की कृपा से, कटरा वासियों की मदद से हमने 4 साल लगातार माता के नाम का जागरण कटरा में किया, जिसका कि MH1 श्रद्धा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हर स्तर पे हुई। हर स्तर पे देश के हर एक नागरिकों ने, उच्च पदाधिकारियों ने, सब ने उसकी प्रशंसा की, मीडिया ने काफ़ी प्रशंसा की, जिसका कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का। सुनील कुमार जी, एक अंतिम एक सवाल आपसे एक और है कि भुज में जो भूकंप हुआ था, ठीक है, उसमें आप थे, बहुत नज़दीक से देखे थे, ठीक है, काफ़ी लोगों की जान भी बचाई थी, जैसे आपने बताया कि 74 से ज़्यादा लोगों की आपने जान, आप लोगों को निकाले थे मलबे वगैरह से। तो ऐसे ऑपरेशंस को करने से पहले मतलब कि आप लोग उसमें, ठीक है, आप बहुत साल से हैं, तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन उस वक्त आप लोग के दिमाग में क्या चलता रहता है जबकि अचानक आप किसी मुसीबत में घिरे रहते हैं और मुसीबत में घिरे लोगों को बचाना है? मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जिस बार 2001 में 26 जनवरी को ही भूकंप आया था, जी जी, और उसमें हम लोग अपने क्वार्टर गार्ड पे झंडा फहरा रहे थे, तो हमने देखा कि हमारे कमांडेंट साहब जो हैं सिर पकड़ के बैठ गए, एक चक्कर आ रहा है, हमें भी चक्कर आने लगा। सब ने बोला क्या हो रहा था, हमने देखा कि वो एक हौज था जिसमें कमल का फूल लगा था, पानी, वो पानी बाहर के देख रहा है। तब मैंने कहा सर भूकंप आया है, बहुत ही इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ है, और 7.2 या 2.7.4 था। तो तुरंत हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, हम अपनी फोर्स को लेकर के लोग निकल गए। निकल के जहाँ देखा, सब हॉस्पिटल तरफ गए, हम लोगों ने देखा हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचा हुआ है, घायलों को लोग अपने घर वहाँ पहुँच रहे, किसी का पेशेंट कोई दिख नहीं दे रहा है। वहाँ हम डॉक्टर से बात करके वहाँ सिचुएशन कंट्रोल करके फिर हम लोग आगे बढ़े। तो एक वहाँ पे हमको मिला संगमरमर कम्प्लेक्स है, संगमरमर कम्प्लेक्स में गए तो वहाँ पे पूरा मकान बना के फ्लैट ही गिर गया था पूरा का पूरा, उसमें काफ़ी चीख पुकार चल रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ के जो बाहर निकल के रेस्क्यू निकल के बाहर निकल गए थे, तो उनसे हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने बताया कि सर इसमें काफ़ी लोग दबे हुए हैं। तो हमने और हमारे जवानों ने, अफसरों ने यह प्रतिज्ञा लिया, जब तक आखिरी लोगों को सुरक्षित नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे। ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया, और 3 दिन तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया। वहाँ के लोगों ने ला करके मुझे गए खाने के लिए, हम लोग नहीं खाए, सिर्फ चाय पानी के बल पर हम लोगों ने अभियान चलाया, और उसमें हम लोगों ने 74 लोगों को जिंदा निकाला, कुछ करीब 50-52 लोगों का डेड बॉडी भी निकाले हम लोगों ने। उसमें जो हाईलाइट्स था, एक थी न्यूली मैरिड कपूल थी, उनको निकाला, एक पृथा देसाई नाम की बच्ची थी 14 साल की, वो फंस गई थी। उसको लास्ट में हम लोगों ने पता किया कहाँ है, तो अगर नज़दीक थी, नज़दीक से अगर उसको हम जाके पिलर तोड़ते हैं तो वो मरेगी, हम लोग भी मरेंगे। फिर हमने पता कि दूसरा रास्ता करीब लगता है 20-22 फीट अंदर हम लोग को क्रॉलिंग करके जाना पड़ा। उस बच्ची मिली हम लोग को, बोली अंकल हमारे हाथ काट दो। फिर हम बाहर आए, डॉक्टर बुला के उसका माइनर ऑपरेशन करवाया, उसको ले जा करके फिर उनको वहाँ ले जा करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो वो बच्ची ईश्वर की कृपा से बच गई, और बिल क्लिंटन साहब आए थे तो उनको ले जाकर उनका पोर्ट्रेट बनाई, दाहिने हाथ से, उसको बेस्ट पेंटिंग अवार्ड मिला था उस साल का उसको। तो उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, बाएं हाथ से पेंटिंग शुरू किया उसने, बिल क्लिंटन साहब का पोर्ट्रेट बनाया। बिल क्लिंटन साहब आके उनसे मिले थे, ले आकर उसको आर्टिफिशियल हैंड ले आके अमेरिका में लगवाया। तो दैट वाज द हाईलाइट्स ऑफ दैट इंसिडेंट।
सुनील कुमार के संस्मरण आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा को साथ में लाता होगा। आपके अंदर भी ऐसा फील हो रहा होगा कि देश के लिए कुछ करें। इन्होंने जो अनुभव जिया है इन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव हम लोग के साथ शेयर किए हैं। एक अंतिम अनुभव जो हम इनके साथ असम वाला भी जानना चाहेंगे, जिसके संस्मरण के आधार पर इन्होंने किताब भी लिखी है। तो हम चाहेंगे बस 2-4 शब्द थोड़ा उसके बारे में आप बताएं तो। मेरी पोस्टिंग डिप्टी कमांडर के तौर पे असम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तो वहाँ जब मैं वहाँ गया तो देखा कि हमें सिविक एक्शन में लोग बुलाते थे, कोई फेस्टिवल होता था बुलाते थे वहाँ पे। मैं जाता था, देखता कि मुश्किल साल 1.5 साल की बच्चियाँ, 2 साल की बच्चियाँ अगले को डांस करती थी बिहू, तो उसको तो कोविड बिहू डांस करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ की। वहाँ के लोगों में के संस्कारों में देखा, उनके आओ भगत को देखा, हमने बहुत प्रभावित हुआ मैं। और वहाँ के फेस्टिवल्स को देख के प्रभावित हुआ। तो मैं सोचा क्यों नहीं एक छोटी सी पुस्तक लिखी जाए। तो हमने लिखना शुरू किया, वो पुस्तक पूरी हो गई। तो श्री GM श्रीवास्तव साहब थे, जो हमारे IG थे, IPS ऑफिसर रैपिड एक्शन फोर्स में जब गोधरा कांड हुआ था तब। तो उस समय त्रिपुरा के DG से भी थे, असम के DG रहे थे उन दिनों। 2008 की बात है कि क्या है तो ध्यान नहीं है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट में सलाहकार, मुख्य सलाहकार थे चीफ मुख्यमंत्री जी का असम के, उनसे निवेदन किया सर आप इसका विमोचन करें। उन्होंने स्वीकार किया, उस पुस्तक उन्होंने विमोचन की। इसका शीर्षक था अनुभव के कुछ पल। जी जी। सुनील कुमार, एक और सवाल बड़ा मेरे मन में अचानक आया कि नॉर्मली सिविलियंस लोग बार बार बोलते हैं यार मैं तो ऊब चुका हूँ, मैं अपने इस प्रोफेशन से ऊब चुका। नॉर्मल अभी के समय में ऐसा ट्रेंड चलने लगा है। आप जिस प्रोफेशन में, मतलब आपके अंदर ऐसा और प्राउडनेस कैसे और बढ़ते जा रहा है, मतलब अपने देश के लिए, अपने आपके समर्पण के लिए, समाज के समर्पण के लिए, और आप कैसा फील करते हैं आप अपने प्रोफेशंस को लेके? मैं ये बताना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चैलेंज को आत्मसात करना चाहिए। और वो उसका फॉर्मूला है 4D1W: डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड विल पावर। जी बिल्कुल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड विल पावर। ये 5 चीज़ का समावेश अगर कर लेते हैं आप, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आप कोशिश करके देखिएगा, और फिर आप भारती जी के थ्रू हमें आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। और हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जब आप बड़े ऑपरेशंस में जाते होंगे तो फैमिली से एक लंबी दूरी बन जाती होगी, कम्युनिकेशंस भी का भी एक दायरा बन जाता होगा कि बहुत जगह मेरे एक फ्रेंड है आर्मी में, बड़े ऑफिसर्स हैं। 6 दिन पहले ही मेरी रात में उनसे बात हो रही थी, तो बोली देखो मैं अभी बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाऊँगा कि मैं इस जगह पे हूँ अभी, है ना, मेरे फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये इलीगल माना जाएगा, मैं ढंग से अभी तुमसे ढंग से बात करूँ इस जगह पे। तो ऐसे आपके साथ बहुत सारे सिचुएशंस आते होंगे। तो फैमिली, जब आप बड़े ऑपरेशंस पे रहते हैं ना, उसमें फैमिली को लेकर आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती है? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ऑपरेशन से निकलने से पहले, मैं सबसे पहले अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को, गुरु जी को ध्यान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जैसे निकल रहा हूँ कैंप से बाहर, तो मुझे सुरक्षित लाइएगा। तो उस कारण से हम लोग जी सेफ भी हैं। ईश्वर की कृपा तो है ही रहती है हम लोग के ऊपर में, तभी तो हम लोग सेफ रहते हैं। कहीं भी, कोई सिविलियन हो या हम कोई भी, सभी उनकी कृपा से सेफ हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि हम लोग सबसे पहला जो हम लोग बताएंगे, हम लोग आज आप लोग यहाँ बैठे हैं आपके सामने में, जी। सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है तो हमारे परिवार का है। जी। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, जब तक उनका त्याग रहता है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और उनका त्याग है जब हम लोग जाते हैं बाहर ऑपरेशन में, तो जब तक हम लोग नहीं आते तो उन लोगों को भी लगता है कि कैसे हैं, क्या है, नहीं है ना। तो हमने उनको बताया हुआ कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का नाम लेते रहिए, हम लोग कभी कुछ नहीं होगा। और होता भी वही है, जिसके जहाँ मृत्यु जहाँ लिखी है, मृत्यु का कारण, स्थान और समय निश्चित है। कब किसकी कहाँ होगी कोई नहीं जाते। रोड पर चलते किसी को टक्कर लाए तो वही गुजर जाते हैं। इसलिए आदमी को अपने ड्यूटी को ड्यूटी समझकर करना चाहिए, ईमानदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठा, परायणता के साथ। सुनील कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है। इन्होंने मैसेज दिया है कि यूथ को कैसे काम करना चाहिए, अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे होना चाहिए। इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी जो शेयर की है, वो अनुभव आप सबके लिए बहुत ही आपके करियर में, आपके लाइफ में बहुत सारा मायने रखेगा। मेरी बात में मुझे तो समझ में आया इनके साथ इंटरव्यू में
ये समझ में आई कि इन्होंने दो बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि आपके अंदर अगर डेडिकेशन है, आपके अंदर अगर कमिटमेंट है, तो आप लाइफ में सक्सेस है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नमस्कार। थैंक यू सर।